नमस्कार। जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान महाराजगंज की ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विगत सत्रों में हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विभिन्न आयामों और इस प्रबंधन में शामिल विभिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रबंधन क्रिया का क्या अर्थ है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इनके विभिन्न पक्षों पर हम लोगों ने बात किया। और आज इसी कड़ी में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी विद्यालय बालक के विकास के लिए विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न क्रियाएं आयोजित करता है, उन क्रियाओं में पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने से संबंधित क्रियाओं के अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। और पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने के इतर ये जो भी गतिविधियां होती हैं, इन गतिविधियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं या पाठ्य सहगामी गतिविधियों के अंतर्गत रखा जाता है। और इस सत्र में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बेहतर ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए, जिससे कि इन गतिविधियों द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता ली जा सके। सबसे पहले यदि बात किया जाए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का औचित्य क्या है, तो वास्तव में बालक जन्मजात रूप से इस प्रवृत्ति का होता है कि जो चीजें उसे अच्छी लगती है, जो उसे आकर्षक लगेंगी, वो वहीं जाने का प्रयास करेगा। जो गतिविधियां उसे अच्छी लगेंगी, आनंददायक लगेंगी, उन्हीं गतिविधियों को बार बार करने के लिए प्रयास करेगा। तो वास्तव में बालक की इन मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिना विद्यालय को आकर्षक बनाए हुए विद्यालय में बच्चों के नामांकन में वृद्धि या सभी बच्चों के लिए विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत ही दुष्कर होगा। यदि विद्यालय में बालक नामांकित हो भी जाते हैं तो उन बच्चों को उस विद्यालय में पूरे समय उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि वहां की गतिविधियां उनके लिए रुचिकर हो, वहां उनके अपनी आनंददायक तरीके से विभिन्न क्रियाकलाप में भाग लेने का अवसर मिले। तो विद्यालय में बच्चों के ठहराव को बढ़ाने के लिए भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब हम बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसके मानसिक विकास के साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व के अन्य पक्ष, जो जैसे कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, इन सभी पक्षों को भी सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। तो मानसिक विकास के अलावा अन्य जो भी पक्ष हैं, इन सभी पक्षों को और विकसित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए पुस्तकीय गतिविधियों, पुस्तकीय ज्ञान के इतर अन्य क्रियाकलापों का आयोजन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बालक के अंदर
संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए, उनमें अपने दायित्वों के प्रति बोध उत्पन्न करने के लिए भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक बहुत सारी मूल प्रवृत्तियों, नैसर्गिक प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होता है। उन प्रवृत्तियों में एक तरफ जहां रचनात्मकता, आनंद पूर्वक रहना, इस तरह की सकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। बालक के अंदर निहित इन प्रवृत्तियों को सही दिशा देने के लिए इन पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप इन मूल प्रवृत्तियों के मार्ग शोधन, उनके मार्गांतरीकरण में कैसी भूमिका निभाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में विभिन्न मूल्य जैसे कि सहयोग, सहानुभूति, त्याग, सदाचार, आज्ञा पालन, धैर्य आदि का समुचित तरीके से विकास होता है। और बिना इन मूल्यों के समुचित तरीके से विकसित हुए बालक एक आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है। इन पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने से बच्चों में सामाजिक भावना, सामाजिक आचार विचार, सामाजिक सेवा आदि ऐसे गुणों का विकास होता है जो उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित करता है। और साथ ही साथ बालक के अंदर जो रचनात्मकता होती है, जो सृजनशीलता होती है, इन क्षमताओं को भी उभरने का पर्याप्त मौका ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप उपलब्ध कराते हैं। इन पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन करते समय कुछ विशेष प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता होती है, जिससे कि इन पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के माध्यम से जो वांछित उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि इन गतिविधियों में, इन क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने के लिए सभी छात्रों को अवसर देना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बालक अलग अलग क्षमताओं, अलग अलग अभिरुचियों को लेकर पैदा हुए होते हैं। और वो हो सकता है कि यदि किसी एक गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं, उसमें उनकी अभिरुचि नहीं है, तो दूसरी अन्य किसी गतिविधि में वो सक्रिय रूप से भाग लें और उनकी अभिरुचि उसमें ज्यादा हो। तो इसलिए उनकी अभिरुचियों को, अभिक्षमताओं को जानने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और साथ ही साथ उन्हें समान अवसर भी प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इन पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में विविधता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और साथ ही साथ रोचकता होनी चाहिए। जब तक विविधता नहीं होगी तब तक बालक अपनी अपनी रुचियों के अनुरूप अलग अलग क्रियाओं का चयन नहीं कर पाएंगे, अलग अलग गतिविधियों का चयन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इन गतिविधियों में इस प्रकार की रोचकता होनी चाहिए जिससे कि बालक इन गतिविधियों के प्रति आकर्षित हो, इनमें अधिक से अधिक भाग लें।
ये जो भी गतिविधियां आयोजित की जाए वे गतिविधियां अल्पव्ययी होनी चाहिए। विद्यालय के जो भी संसाधन हो उन संसाधनों द्वारा ही इन गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी गतिविधियां आयोजित की जाए वो गतिविधियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि बालक के लिए उन गतिविधियों को करना, उनमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना आसान हो। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए जिनमें बालिकाएं ज्यादा रुचि ले रही हों। और साथ ही साथ विद्यालय में कुछ ऐसे विशेष बालक भी होते हैं जो अपनी अक्षमताओं, शारीरिक अक्षमताओं से युक्त होते हैं। तो इन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इन पाठ्यसहगामी क्रियाओं को कुछ इस प्रकार परिवर्तित भी किया जाना चाहिए जिससे कि वो विशेष आवश्यकता वाले बालक अधिक से अधिक भाग ले सके, उनके लिए इसमें भाग लेना आसान हो, सुविधाजनक हो। इन गतिविधियों का आयोजन करते समय छात्रों की सहभागिता अधिक से अधिक तभी बढ़ाई जा सकती है जब इन गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी ही उन छात्रों पर दे दी जाए। तो उन्हें इन ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और जब छात्रों को ऐसे कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो और चढ़ बढ़कर इन गतिविधियों में भाग लेंगे। इन क्रियाकलापों से समुदाय को भी जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब भी विद्यालय में कोई विशेष आयोजन हो, विशेष पर्व मनाए जाएं, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो या वार्षिकोत्सव हो, उस समय अभिभावकों को, उस समुदाय के सम्मानित व्यक्तियों को विद्यालय प्रबंधन समिति के विभिन्न सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन्हें इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। अब यदि बात करें कि वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में बालक के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देती है, तो इन गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है खेलकूद। वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, वो चाहे मॉन्टेसरी हो, फ्रोवेल हो, ये लोग बालक की जो मूल प्रवृत्ति होती है, रुचिकर कार्यों को करना, आनंददायक कार्यों को करना, इन मूल प्रवृत्तियों को माध्यम बनाते हुए उसे शिक्षा प्रदान करने के तरीकों का विकास करते हैं। तो यहाँ ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, आनंद ढूंढने की, रुचिकर क्रियाओं में लगे रहने की, तो वो प्रवृत्ति ही कहीं न कहीं उसे खेल कूद में संलग्न रहने के लिए प्रेरित करती है। और ये खेल कूद एक तरफ बालक के अंदर अमूर्त क्षमताओं का, उसकी सृजनात्मक क्षमताओं का विकास तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर अनेक मूल्यों जैसे कि सहयोग, सामूहिक भावना, निष्ठा, अनुशासन, सामाजिकता, धैर्य, कष्ट सहने की क्षमता, इनका भी विकास करते हैं। और इनके साथ ही साथ बालक का शारीरिक विकास भी इन खेल कूदों के माध्यम से होता है। इन खेल कूदों के आयोजन में भी कुछ विशेष प्रकार की सावधानियां रखकर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि जब खेल कूद आयोजित किए जाएं तो उसमें अधिक से अधिक बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सभी बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
प्रत्येक बच्चों को खेल के नियमों से परिचित कराया जाए, उन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास किया जाए, उनमें स्वस्थ मानसिकता का विकास किया जाए। जीत के साथ जो हर्ष, जो खुशी मिलती है, उसे उसके अभिव्यक्त करने के साथ ही साथ हार के साथ जो बालक को कष्ट होता है उसे सहने में उसे सक्षम बनाया जाए, उसे इस बात का एहसास कराया जाए कि ये खेल कूद जो है वास्तव में हार जीत की तुलना में इसके अंदर जो खेलने में जो आनंद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर खेल कूद का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है और खेल कूद द्वारा जो बालक का सर्वांगीण विकास है उसे आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है। अगले कार्यक्रम की बात की जाए पाठ्यसागामी, तो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान प्रदान कराने के अलावा भी और बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिनके माध्यम से बालक के अंदर उसकी मानसिक क्षमताओं को विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है, जैसे कि वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, समूह गान, लोकगीत, लोक नृत्य। ये सब कार्यक्रम ऐसे हैं जो वास्तव में एक तरफ बालक का शैक्षिक विकास तो करते ही हैं, साथ ही साथ उस बालक के समाज की जो सांस्कृतिक विरासत होती है, जो सांस्कृतिक धरोहर होती है, उनसे भी परिचित कराते हैं और अपने संस्कृति के प्रति उनके अंदर प्रेम की भावना भी उत्पन्न करते हैं। इन कार्यक्रमों में भी कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर इन्हें और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जैसे कि इन कार्यक्रमों के आयोजन में अध्यापक को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, बालकों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो भी कार्यक्रम बनाए जाए, चाहे वो वाद विवाद हो, भाषण हो, लेखन हो, प्रश्नोत्तरी हो, प्रतियोगिता, नृत्य, गीत या इस तरह की जो भी प्रतियोगिता हो, उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप निर्धारित किए जाने चाहिए। सभी बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तो किया ही जाना चाहिए, साथ ही साथ उनकी अपनी जो वैयक्तिक विशिष्टता है, अलग अलग उनकी रुचियां हैं, उन रुचियों को ध्यान में रखते हुए भी अलग अलग क्षेत्रों का चयन करने के लिए अलग अलग बालकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से पहले इनका पूर्वाभ्यास भी कराया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें यदि अध्यापक ध्यान में रखें तो शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक अतीत होता है, गौरवशाली अतीत होता है। उस अतीत में अनेक मोड़ होते हैं, अनेक पड़ाव होते हैं। उन पड़ावों को पार करता हुआ कोई भी राष्ट्र वर्तमान स्थिति तक पहुंचा हुआ होता है। वैसे ही अतीत की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिन्हें याद करने के लिए वह अलग अलग त्योहार, अलग अलग पर्वों को मनाता है। इनमें कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाने के अवसर हैं।
और इन पर्वों पर हम अपने अतीत की बहुत सारी ऐसी सुनहरी यादों को याद करते हैं और ऐसे व्यक्तित्वों को याद करते हैं, ऐसे लोगों को याद करते हैं, उनके मूल्यों को याद करते हैं जो अपने आप को न्यौछावर करके अपने राष्ट्र को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। तो उन लोगों के मूल्यों, उनके द्वारा उनके आचार विचार को सम्मान देने के लिए और साथ ही साथ अपने ऐतिहासिक परंपराओं, ऐतिहासिक गाथाओं को फिर से याद करने के लिए इन राष्ट्रीय पर्वों को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। इन राष्ट्रीय पर्वों पर उन राष्ट्रीय पर्वों से संबंधित व्यक्तित्वों के संबंध में उन्हें याद करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। वे कार्यक्रम चाहे वो वादन, गायन, नृत्य या अन्य रूपों में भी किए जा सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण बालक वास्तव में जन्मजात रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और जब उसे पुस्तकीय ज्ञान प्रदान किया जाता है तो पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने के क्रम में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उस जिन बातों को साक्षात रूप से उन बालक को दिखाया जाना संभव नहीं होता है, तो उन बातों को, उन घटनाओं को, उन तथ्यों को पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से बालक को अवगत कराया जाता है। लेकिन यदि इसी क्रम में यदि उन ऐतिहासिक तथ्यों, उन प्राकृतिक तथ्यों, उन पर्यावरणीय तथ्यों से बालक को परिचित कराने के लिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ उन ऐतिहासिक स्थलों, उन पर्यावरणीय स्थलों, प्राकृतिक स्थलों और उन घटनाक्रमों का यदि उन्हें वास्तविक दर्शन कराया जाए, उन्हें साक्षात दर्शन कराया जाए, तो ये ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा अस्थायी होगा और साथ ही साथ बालक के अंदर एक खोजी प्रवृत्ति का विकास भी करेगा। तो इसके लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत बालक को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, विभिन्न प्राकृतिक स्थलों, विभिन्न वन्य जीव संस्थानों, विभिन्न अभयारण्यों, विभिन्न पर्यावरण से संबंधित घटकों, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न घटनाओं के विभिन्न पक्षों का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करने के लिए उसे इन जगहों पर ले जाना अत्यंत आवश्यक होता है और पाठ्यसागामी क्रियाओं में इस गतिविधि का पर्याप्त रूप से समावेश किया जाना चाहिए। इसके आयोजन में भी कुछ विशेष सावधानियां हैं, जिन सावधानियों को रखकर इन्हें और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे कि यदि शैक्षिक भ्रमण के लिए गंतव्य स्थल चुन रहे हैं तो वो गंतव्य स्थल कुछ इस प्रकार का हो जिससे बालक के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े, बालक के अंदर वहां जाने पर कुछ ज्ञान में अभिवृद्धि हो, वो उसके अन्वेषणशीलता को बढ़ाए। महज यह भ्रमण पिकनिक के रूप में न हो, साथ ही साथ सभी विद्यालयों के पास अपने संसाधन की सीमितता होती है, उस सीमितता को ध्यान में रखकर भी इन शैक्षिक भ्रमण के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो इस शैक्षिक भ्रमण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है और शैक्षिक भ्रमण का जो उद्देश्य है, बालक के अंदर जिन क्षमताओं
को विकसित करने का उद्देश्य है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बालक में प्रकृति प्रेम उत्पन्न करने के लिए और साथ ही साथ प्राकृतिक घटकों को समझने के लिए सबसे आसान साधन होता है बागवानी, जो किसी भी शिक्षण संस्थान के परिसर में ही संभव बनाया जा सकता है। इस बागवानी में एक तरफ उसके अंदर विभिन्न कौशल विकसित किए जाते हैं, दूसरी तरफ उसके अंदर, बालक के अंदर भी प्रबंधन की क्षमता का विकास किया जाता है। इस बागवानी कला में बालक विभिन्न पौधों के बारे में जानता है, विभिन्न पौधों की आवश्यकताओं के बारे में जानता है, उनके फूलों के रंग योजना के बारे में जानता है, फूलों की संरचना के बारे में जानता है, उन फूलों पेड़ पौधों के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानता है, जो एक तरफ उसके मन को आनंदित तो करता है, साथ ही साथ विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों से उसे अवगत भी कराता है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो बागवानी बालक के लिए वास्तव में एक प्रयोगशाला का स्वरूप है। इसके संबंध में भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो यह और प्रभावशाली बन सकता है, जैसे कि बागवानी में किस प्रकार के पेड़ पौधों को चुनना है, कैसे उन्हें लगाया जाना है, उसकी समुचित रूप से जानकारी बालक को दी जाए, कहाँ लगाना है, कहाँ लताएं लगाई जानी है, कहाँ फूल के पौधे लगाए जाने हैं, कहाँ वृक्ष लगाए जाने हैं, कहाँ छायादार वृक्ष लगाए जाने हैं, कहाँ शोभा वाले वृक्ष लगाए जाने हैं। इन सभी बातों का यथोचित ज्ञान बालक को कराया जाए तो इस बागवानी कला को वह बेहतर तरीके से सीख सकता है और इस कला में वह रुचि बढ़ाकर अपने अंदर प्राकृतिक प्रेम, अन्य पर्यावरणीय मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसके अलावा पाठ्यसागामी क्रियाओं में कुछ विशेष कार्यक्रम भी अलग अलग अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें एक अवसर है सत्रांत समारोह। जब सत्र का समापन होता है, एक सत्र के विद्यार्थियों की विदाई की जाती है उस विद्यालय से, तो उस अवसर को और रोचक बनाने के लिए अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें पोस्टर प्रतियोगिता, इस पोस्टर प्रतियोगिता में पूरे समूह के बालकों को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है, उन्हें अलग अलग थीम पर पोस्टर बनाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस गतिविधि को करते समय बालकों के अंदर जो सृजनशीलता है वो उभर कर सामने आएगी। साथ ही साथ उन्हें यदि ग्रुप में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा तो उनके अंदर सामूहिकता की भावना भी विकसित होगी। बालकों को अलग अलग अवसरों पर या सामान्य गतिविधि के रूप में एक निश्चित अंतराल पर उन्हें प्रोजेक्ट कार्य प्रदान किए जाएं। इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए जाएं। तो एक तरफ उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए वो उस प्रोजेक्ट से संबंधित, उसकी विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पहलुओं को वो जान जाएगा, विभिन्न उससे संबंधित विभिन्न ज्ञान को जान जाएगा। साथ ही साथ उसके अंदर एक अन्वेषणशीलता और जिज्ञासा प्रवृत्ति का भी विकास होगा। इस सत्रांत समारोह के
अंतर्गत भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकता है। इस आयोजन में भी अलग अलग बच्चों को, अलग अलग विद्यार्थियों को अपनी रुचियों के अनुसार अलग अलग विषय वस्तु दिए जाएं, उन पर उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाए और इस अवसर के माध्यम से वे बालक अपनी अभिरुचियों को, अभिक्षमताओं को व्यक्त करेंगे। अन्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य भी दिए जा सकते हैं, वो चाहे रंगोली प्रतियोगिता हो, मेहंदी प्रतियोगिता हो, अल्पना बनाने की प्रतियोगिता हो, या इस तरह की और भी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं जिसमें बालक अपनी सृजनशीलता को व्यक्त करेगा। हॉट सीट खेल, ये एक खेल है। उस खेल के माध्यम से जो ये समारोह है या किसी भी चाहे जिस समारोह पर इसे आयोजित किया जाए, उस समारोह को और रोचक बनाया जा सकता है और मजेदार बनाया जा सकता है। लकी ड्रा खेल, लकी ड्रा खेल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से संबंधित पर्चियों को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाए और उन पर्चियों में से अलग अलग छात्रों को अलग अलग पर्चियां निकालने का अवसर प्रदान किया जाए और निकाली गई पर्ची में जो भी गतिविधियां उल्लिखित हो, उन गतिविधियों को संपादित करने के लिए उन्हें अवसर दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए। तो इस खेल के माध्यम से भी बालक किसी भी समारोह को, किसी भी अवसर को और आनंददायक बना देंगे और साथ ही साथ उनके अंदर जो अभिक्षमता है, अभिरुचि जो है उनकी, वो उभर कर सामने आएगी। सुलेख प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता भी अलग अलग अवसरों पर आयोजित की जा सकती है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से बालक सुंदर लिखने हेतु प्रेरित होगा, बालक कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हैं और इन गतिविधियों को बेहतर रूप से प्रबंधित करने के लिए इन बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो पाठ्य सहगामी क्रिया को बेहतर तरीके से प्रबंधित करते हुए बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।